पढ़ेंगे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो फ्रॉम क्लास 8 साइंस टेक्स्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनका साइज क्या होता है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग प्लेस के बारे में पढ़ेंगे और वेदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल और मल्टी सेल। सबसे पहले पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। There are many living organisms that are around us, which we normally cannot see. हमारे आसपास बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनको हम अपनी इन आंखों से नहीं देख पाते। बहुत से ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनको हम इन आंखों से नहीं देख पाते। तो उन जीव जंतु को और उन जीव जंतु को जिनको हम इन आंखों से नहीं देख पाते उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड को तोड़ेंगे तो ये क्या बनता है, मैं आपको दिखाती हूँ। माइक्रो, ये दो वर्ड से बना है, माइक्रो और ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, वेरी स्मॉल। और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई भी जीव जंतु। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु। तो कोई ऐसा छोटा जीव जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम उसको कैसे देख सकते हैं? तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। आप इनको माइक्रोब्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ड्यूरिंग रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. सिंपल भाषा में बोले, अगर हम कोई ब्रेड को काफी देर तक बाहर रखें तो आपने देखा होगा कि जितनी देर ब्रेड पुरानी होती जाती है उतनी देर उस पर उल्ली लगती रहती है, एक ग्रीन कलर की लेयर या एक व्हाइट कलर की लेयर उस पर आने लगती है। तो जो वो लेयर बनती है ना, उसको कौन बनाते हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही लेयर बनाते हैं। तो वो एज आपको सिर्फ लेयर दिखाई देगी, आपको ये नहीं दिखाई देगा कि वो कौन बना रहा है या वो कैसे बन रही है। वो जैसे जैसे उस ब्रेड को टाइम होता जाएगा वैसे वैसे वो ब्रेड के ऊपर एक लेयर बनती जाएगी, जो कौन बनाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैं फिर से बताती हूँ, ऐसे जीव जंतु, ऐसे छोटे जीव जंतु जिनको आप अपनी आंखों से ना देख सके उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनको आप कैसे देख सकते हो? विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास, और विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप के थ्रू आप उनको देख सकते हो। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, बारिश के मौसम में जो ब्रेड होती है वो मॉइस्ट ब्रेड होती है। अगर आप उसको ज्यादा देर दिनों तक रखोगे तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी, दैट इज लेयर कौन सी? ग्रेइश व्हाइट पैच आ जाएगा। उस पैच को कौन बनाता है? दैट इज मेड फ्रॉम दी बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस पैच को कौन बनाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं इनके साइज के बारे में। साइज की बात करें तो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आई। ये इतने छोटे होते हैं, माइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया था ना, ये इतने छोटे होते हैं कि आप अपनी इन आंखों से उनको नहीं देख सकते। आप उनको कैसे देखोगे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप और विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये चार मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आगे चार मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है। किस किस को बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। क्या कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, ये आपके चार इसमें मेजर ग्रुप्स हैं। मतलब चार आप इनको पढ़ेंगे कि इनसे हमें क्या क्या मिलता है। देखिए, ऐसा नहीं होता कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हमारी चीजों को खराब करते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं इनके लिविंग प्लेस के बारे में। तो आपको पता चल गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चार बेसिकली मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। चार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और एल्गी। अब हम बात करते हैं इनके लिविंग प्लेस के बारे में। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये सारी तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम
आइस कोल्ड क्लाइमेट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट, एक ठंडे बर्फ जैसे ठंडे क्लाइमेट से लेकर हॉट स्प्रिंग में गर्म, जो गर्म जगह होती है वहां पे भी रह सकते हैं, आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी रह सकते हैं, डेजर्ट्स में भी रह सकते हैं, मार्शी लैंड्स में भी रह सकते हैं। तो बेसिकली ये सारी तरह के इन्वायरमेंट में पैदा हो सकते हैं, जी सकते हैं, पनप सकते हैं, आप जो इसको बोलना चाहें, ये सारी तरह के इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल्स की बॉडीज में भी मिलते हैं और ह्यूमन बींग्स की बॉडीज में भी मिलते हैं। हम बॉडीज के अंदर भी, हमारी बॉडीज के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और एनिमल्स की बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है क्या ये सिंगल सेल्ड होते हैं या मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल्ड या मल्टी सेलुलर। तो बात करें, जो बैक्टीरिया है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया, एल्गी या प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, एल्गी या प्रोटोजोआ, ये सारे तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। प्लीज याद रखिएगा, बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड है और जो फंजाई है वो मल्टी सेलुलर है। हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारा क्या रिश्ता है, हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या कौन से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या यूजेस हैं हमारी लाइफ में, और क्या ये हमारे साथ फ्रेंडली हैं, क्या ये हमारे लिए फो हैं। तो ये सब बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे। सम आर बेनिफिशियल, देखिए कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ बेनिफिशियल होते हैं और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें डिजीज दे सकते हैं। तो मैंने यही लिखा है कि सम आर बेनिफिशियल एंड सम कैन कॉज डिजीज। तो अभी हम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, यानी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम ह्यूमन बींग्स के साथ फ्रेंडली है। कौन क्या क्या किस किन कामों में हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हेल्प करते हैं। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड की प्रिपरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब दही बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं। ब्रेड बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं। केक, प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं। मेडिसिन बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं। किस किस में मदद करते हैं? कर्ड, ब्रेड, केक, मतलब जितनी भी बेकरी की चीज हो गई, एल्कोहल, ठीक है, मेडिसिन बनाने में हमारी मदद करते हैं और सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने में हमारी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि कर्ड और ब्रेड में ये हमारी मदद कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कर्ड की बात करते हैं। कर्ड बनाने में कौन सा बैक्टीरिया हमारी मदद करता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। कौन सा बैक्टीरिया हमारे को कर्ड बनाने में हमारी मदद करता है? लैक्टोबैसिलस। ये मैंने नीचे लिखा है, प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो दही बनाने में हमारी मदद करता है। इट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कैसे? अब क्वेश्चन आएगा कैसे, लैक्टोबैसिलस कैसे हमारी मदद करता है। तो एक मल्टीप्लाइज इन मिल्क, ये मिल्क में मल्टीप्लाई होता रहता है, ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस मिल्क में मल्टीप्लाई होता रहता है और जैसे जैसे ये मल्टीप्लाई होता रहेगा वैसे वैसे ये मिल्क को कन्वर्ट करता रहेगा, किसमें? कर्ड। बस इजीली हमारे पास दही बन जाती है। कैसे बनती है मैं दोबारा बताती हूँ। कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कैसे दही बनाता है या कैसे कर्ड की फॉर्मेशन में मदद करता है? ये मिल्क के अंदर मल्टीप्लाई होता रहता है और जिससे जैसे ये मल्टीप्लाई होगा वैसे वैसे हमें कर्ड मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रेड। देखिए, जो कर्ड बनाने में तो बैक्टीरिया काम आता है, हमेशा याद रखिएगा, कर्ड बनाने के लिए तो बैक्टीरिया हमारी मदद करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने बताया था ना, 4 तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, एल्गी और फंजाई। अब ब्रेड बनाने में हमारी बैक्टीरिया नहीं मदद करता, ब्रेड बनाने में हमारी मदद कौन करता है? यीस्ट। कौन मदद करता है? यीस्ट।
ये एक्टिविटी आपकी बुक में भी दी गई है। मैंने इसे बहुत ही कंसाइज फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे यीस्ट मदद करता है ब्रेड बनाने में। आइए समझते हैं। आपने क्या करना है, ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आधा किलो आटा लेना है या मैदा भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको क्या करना है, उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है और उसको मिक्स कर लेना है वार्म वाटर के साथ। एक बाउल लीजिए, बाउल के अंदर आधा किलो आटा लीजिए और उस आधा किलो आटे में थोड़ी सी चीनी डालिए और उसके अंदर थोड़ा सा वार्म वाटर डालिए, ठीक है। और एड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, मार्केट से यीस्ट पाउडर मिलता है, आप वो उसमें ऐड कीजिए, ठीक है। यीस्ट पाउडर क्यों ऐड करना है, क्योंकि इसमें यीस्ट मदद करता है ब्रेड बनाने में। कौन मदद करता है, यीस्ट। बैक्टीरिया मदद नहीं करता ब्रेड बनाने में, बैक्टीरिया सिर्फ कर्ड बनाने में मदद करता है, और ब्रेड बनाने में कौन मदद करता है, यीस्ट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आधा किलो आटा लेना है, उसमें थोड़ी चीनी मिलानी है, उसमें थोड़ा वार्म वाटर मिलाना है और थोड़ा सा आपने यीस्ट पाउडर मिला देना है, ठीक है। फिर उसको नीड करना है, नीड का मतलब है गूंद लेना है। गूंदने के बाद ताकि वो एक सॉफ्ट डो बन जाए, थोड़ा सॉफ्ट आटा बन जाए, और उसको फिर आपने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, ठीक है। डायग्राम में भी मैंने यही बनाया है। ये आपका एक बीकर टाइप या फिर आप बोले एक यूटेंसिल टाइप हो गया। उसके अंदर आपने मैदा, आटा और थोड़ा सा यीस्ट पाउडर, और ये आपने उसको मिक्स कर लिया शुगर और वार्म वाटर के साथ। आफ्टर 2 आवर्स आप क्या देखेंगे कि वो जो आपने आटा गूंदा था या मैदा गूंदा था, वो गूंद के थोड़ा फूल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे फूला। वो फूला यीस्ट पाउडर की वजह से। किससे फूला, यीस्ट पाउडर की वजह से, यीस्ट की वजह से वो फूला। तो जो ब्रेड आप केक खाते हो, केक के अंदर स्पॉन्जीनेस होती है, वो किसकी वजह से आती है, यीस्ट पाउडर की वजह से, यीस्ट की वजह से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब ये प्रोसेस चलता कैसे है, क्या है, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली। जैसे ही आपने यीस्ट पाउडर डाला, वो रिप्रोड्यूस होता गया, बढ़ता गया। क्या हुआ, उसने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़नी शुरू करी। आटे के अंदर ही या मैदे के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़नी शुरू करी। आपको पता है इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और हवा में ऑक्सीजन होती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हुआ, बबल्स बनने लगे। बबल्स बनने लगे, ये इसके अंदर ही बबल्स, कुछ कुछ बबल्स बनने लगे। यीस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, उससे बबल्स बनने लगे। बबल्स बनने लगे तो क्या हुआ, हमें इंक्रीज इन वॉल्यूम। बबल से क्या हुआ कि वो डो फूलता फूलता बाहर हुआ, थोड़ा फूल गया। तो बेसिकली ये प्रोडक्शन, ये जो प्रोसेस है, ये हमें ब्रेड बनाने में मदद करता है। याद रखिएगा, जो कर्ड बनाने में बैक्टीरिया काम आता है और ब्रेड बनाने में यीस्ट काम आता है। ये प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे एल्कोहल की प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये एक्टिविटी से हम समझेंगे कि इस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी अल्कोहल की प्रोडक्शन में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कौन से साइंटिस्ट ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से अल्कोहल की प्रोडक्शन को जाना, ऐसे कौन साइंटिस्ट थे। तो बेसिकली ये एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे। ये एक्टिविटी आपकी बुक में भी गिवन है। आइए समझते हैं इसको, बड़े कंसाइज फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है कि एक बीकर लेना है, उसको, उस बीकर को आप 500 ml का आपने एक बीकर लेना है, उसमें 3/4 वाटर डाल देना है। मतलब 500 ml का 3/4, 3/4 से उस बीकर को पानी से भर देना है। फिर क्या करना है, आपने 2 और 3 स्पून उसमें शुगर डालनी है। 2 से 3 चम्मच आपने उसमें चीनी डाल देनी है। आधा स्पून आपने क्या डालना है, यीस्ट पाउडर। Why am I saying that आपको यीस्ट पाउडर डालना है, क्योंकि अल्कोहल की प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करता है, यीस्ट। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी मदद करता है, यीस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, कर्ड की मेकिंग में या कर्ड की प्रोडक्शन में बैक्टीरिया हमारी मदद करता है, ब्रेड की प्रोडक्शन में यीस्ट मदद करता है, और अल्कोहल की प्रोडक्शन में अल्कोहल की प्रोडक्शन में भी यीस्ट मदद करता है। तो आपने क्या करना है, 500 ml का बीकर लेना है, उसमें 3/4 उसको 3/4 पानी से भर देना है। उसमें 2 से 3 चम्मच आपने डालनी है चीनी, आधा स्पून यीस्ट पाउडर डालना है, ठीक है, यीस्ट पाउडर। फिर क्या करना है, कीप इट कवर्ड एंड प्लेस इट इन ए वार्म प्लेस फॉर अबाउट 4 to 5 आवर्स। आपने उसको कवर कर देना है, इस बीकर को क्या करना है, आपने कवर कर देना है और इसको
कवर करके आपने एक वार्म प्लेस पे, मतलब एक नॉर्मल सी जगह पे रखना है, ना कि फ्रिज में नहीं रखना और ना ज्यादा कोई गर्म जगह पे रखना है, एक वार्म प्लेस पे रखना है। कितने घंटों के लिए रखना है? 4 से 5 घंटों के लिए रखना है। फिर उस 4 से 5 घंटे के बाद आपने उसको स्मेल करना है। 4 से 5 घंटे के लिए आपने रख दिया, फिर 4 से 5 घंटे के बाद उसका कवर ऊपर से हटा के उस बीकर में जो उस पानी की या उस लिक्विड की, ये सारा लिक्विड बन जाएगा। इस लिक्विड को आपने क्या करना है? स्मेल। इस लिक्विड को आपने स्मेल करना है। तो वो जो स्मेल आपको मिलेगी ना, जो स्मेल होगी वो कौन सी स्मेल होगी? एल्कोहलिक स्मेल। कौन सी स्मेल होगी? एल्कोहलिक स्मेल। एल्कोहलिक स्मेल क्यों होगी? क्योंकि जो चीनी आपने डाली थी ना, जो चीनी आपने डाली थी वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई। जो 2 से 3 चम्मच आपने पानी के अंदर चीनी डाली थी वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर यीस्ट पाउडर डाला था। यीस्ट पाउडर डालने के बाद क्या हुआ? यीस्ट ने, जो यीस्ट पाउडर डाला था उसने चीनी को किस में कन्वर्ट किया? अल्कोहल में। तो ऐसे आपके पास अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है घर में। इससे ऐसे आप अल्कोहल की प्रोडक्शन कर सकते हैं। डू नॉट ट्राई दिस एट होम प्लीज। बट ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि अल्कोहलिक स्मेल और अल्कोहल ऐसे बनता है। यीस्ट ने, जो चीनी आपने डाली थी, जो यीस्ट पाउडर ने क्या किया? चीनी को किस में कन्वर्ट किया? अल्कोहल। अब ये सारे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? फर्मेंटेशन। क्या नाम देंगे? फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में क्या होता है? प्लीज इस चीज को याद रखिए। कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। चीनी को बदल के जब हम अल्कोहल में लाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। कौन से साइंटिस्ट ने ये सब डिस्कवर किया था? लुइस पेस्चर। कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? लुइस पेस्चर। तो आपको ये बात समझ आ गई? जब हम चीनी से अल्कोहल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, तो क्या बोलेंगे उसको? फर्मेंटेशन। अब हमारे पास अल्कोहल की प्रोडक्शन सीख ली, कर्ड की प्रोडक्शन सीख ली, ब्रेड की प्रोडक्शन सीख ली। अगला हमारे पास आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिन में कैसे हमारी मदद करते हैं। आइए अब हम मेडिसिन के बारे में बात करें। सोर्स ऑफ मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको पहले भी बताया है कितने ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कुछ हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे साथ फ्रेंडली है। हम उन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ रहे हैं जो हमारी कर्ड में मदद करते हैं, ब्रेड में मदद करते हैं, ब्रेड बनाने में मदद करते हैं, अल्कोहल बनाने में मदद करते हैं और मेडिसिन बनाने में मदद करते हैं। ये हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। पर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें डिजीज देते हैं, जैसे टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया होता है और भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे को बॉडी में डिजीज देते हैं। तो वो हमारे लिए 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन में बनाने में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी मदद करते हैं। सोर्स ऑफ मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। Medicines kill or stop the growth of disease-causing microorganisms are called as antibodies. Antibiotics. ऐसी मेडिसिन जो ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसी मेडिसिन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करे या मार दे, ऐसी मेडिसिन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट फ्रेंडली। ये फो का मतलब होता है हमारे दुश्मन, ठीक है। ऐसी मेडिसिन जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं हमारे लिए, जो वो मेडिसिन बनती है उसको मार दे या स्टॉप कर दे, उसको हम कौन सी मेडिसिन बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन है, ध्यान से सुनिएगा, एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन है जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करती है या उनको मार देती है, जो हमारे लिए डिजीज, जो हमें बीमार कर देते हैं, जो हमारे लिए डिजीज पैदा करते हैं। तो ऐसी मेडिसिन को क्या बोला जाता है मेडिकल टर्म में? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, ठीक है।
तो हम उस कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। एंटीबायोटिक्स कौन से होते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिन बनाने में मदद करते हैं? फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करते हैं। 3 एंटीबायोटिक्स के नाम आपकी बुक में गिवन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। आपको समझ में आ रहा है? देखिए, हम पहले बात करते हैं। मैंने आपको बताया 2 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन सब में हमारी मदद करते हैं, जैसे हमारी डेली यूजेस में हमारी मदद करते हैं, कर्ड बनाने में हमारी मदद करते हैं, ब्रेड बनाने में मदद करते हैं, अल्कोहल बनाने में मदद करते हैं, तो ये फ्रेंडली माइक्रो, और मेडिसिन बनाने में मदद करते हैं, तो ये फ्रेंडली हो गए। पर ऐसे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें डिजीज दे सकते हैं, जो हमें बीमारी देते हैं। तो उस बीमारी से बचने के लिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेडिसिन भी बनाते हैं। तो वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो मेडिकल टर्म में उसको, उस मेडिसिन को क्या कहा जाता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं दूसरे फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए, उसको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक्स। तो कौन सी मेडिसिन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया। ये हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम आपकी बुक में एक कंसेप्ट दिया हुआ है वैक्सीन। देखिए वैक्सीन है क्या? व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब, जब ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज ला सकता है एंटर्स इनटू द बॉडी, हमारी बॉडी में एंटर कर गया, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज दे सकता है वो हमारी बॉडी में एंटर कर गया, देन द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज। तब क्या बॉडी प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज। बट देयर आर सर्टेन डिजीजेस, बट कुछ ऐसे डिजीज हैं लाइक कॉलरा, टीबी, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। देखिए मैंने आपको एंटीबॉडीज के बारे में बताया था कि जब हमें कोई डिजीज हो जाता है तो हमारी बॉडी अपने आप से कुछ एंटीबॉडीज जनरेट करती है ताकि वो उस डिजीज से लड़ पाए। बट कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो हमारी बॉडी जनरेट नहीं कर पाती। उस चीज के लिए हमें वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है। अब जैसे आपको पता था 2020 या 2019 में कोरोना क्राइसिस आई, तब हमें कोरोना की वैक्सीनेशन लगी। डबल डोज लगी? बिल्कुल लगी, क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए हमारी बॉडी उस एंटीबॉडी को बना ही नहीं पा रही थी, तो वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ी। तो ऐसे कुछ डिजीजेस हैं जिसमें वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है। तो कौन सी डिजीजेस है ताकि वो डिजीज हमें ना हो? तो कौन सी डिजीजेस है? कॉलरा, टीबी, टीबी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। इन सब से बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ती है। एक इम्पॉर्टेंट नोट आपकी बुक में दिया हुआ है कि कौन से साइंटिस्ट ने वैक्सीन डिस्कवर करी स्मॉल पॉक्स की? तो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर करी वैक्सीन। कौन से डिजीज को लेकर? स्मॉल पॉक्स को। कौन से ईयर में? 1719 में। ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्लीज ये याद रखिए कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा डिजीज के लिए वैक्सीन बनाई थी। देखिए एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। कौन से डिजीज के लिए वैक्सीन बनाई थी? स्मॉल पॉक्स के लिए। आपको बस ये याद रखना। अब हम आते हैं हमारे आखिरी यूज पे कि कौन से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कौन सा लास्ट यूसेज हम उसकी बात करते हैं, दैट इज इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। मैंने बात करी कर्ड की प्रिपरेशन में, ब्रेड की प्रिपरेशन में, आगे अल्कोहल की प्रोडक्शन में, मेडिसिन में हमारी कैसे मदद करते हैं। अब आते हैं हमारे लास्ट यूसेज पे जो कि सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। आपकी बुक में बहुत लंबा पैराग्राफ है, उसको सिर्फ मैंने 2 लाइनों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आप ही 2 लाइनें समझ जाओगे, आपको सारा सॉइल फर्टिलिटी का कंसेप्ट कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज ये 2 लाइनें ध्यान से पढ़िए। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere. हमारी एटमोस्फेयर में, हमारे वातावरण में नाइट्रोजन होता है, बिल्कुल होता है। तो जो बैक्टीरिया है, मतलब जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और क्या करते हैं? सॉइल के साथ
एनरिच करते हैं नाइट्रोजन को। एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया ने क्या किया, फ्रेंडली बैक्टीरिया ने एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया, सॉइल के साथ मिक्स कर दिया। उससे क्या हुआ, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। क्या हुई, इंक्रीज हो गई। Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increases its fertility. एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन लिया, सॉइल के साथ मिक्स किया, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो गई। और उन बैक्टीरिया को, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया को नहीं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, या बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। चार चीजें आपने याद करनी है। क्या याद करनी है, बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर से वो नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करते हैं, जिससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। बायोलॉजिकल मतलब ये प्रोसेस पूरा एटमॉस्फेयर के थ्रू, मतलब बायोलॉजिकली हो रहा है। नाइट्रोजन फिक्सर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स किया जा रहा है, कहाँ, सॉइल के अंदर। तो क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। आई होप आपको सॉइल फर्टिलिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हमने देखो इतनी सारी बात करी, ये हम बात कर रहे थे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही ये है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, तो अब हम बात करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ये सारी बातें तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में होगी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली होते हैं। अब हम बात करेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। चलिए बात करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें डिजीज दे, जो एनिमल्स को डिजीज दे, जो प्लांट्स को डिजीज दे, ठीक है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें डिजीज दे, एनिमल्स को डिजीज दे, प्लांट्स को डिजीज दे, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, पैथोजेंस। क्या बोला जाएगा, पैथोजेंस। ये टर्म प्लीज याद रखिएगा। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज दे, एनिमल्स को डिजीज दे, प्लांट्स को डिजीज दे, उनको बोलते हैं पैथोजेंस। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। अब हम पहले धीरे धीरे, पहले ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनिमल्स के बारे में, फिर प्लांट्स के बारे में, ठीक है। क्या होता है, पैथोजेंस जो होते हैं यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज पैदा करते हैं उनको बोलते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस कैसे हमें डिजीज कर सकते हैं, कैसे हमें एक इन्फेक्टेड पर्सन बना सकते हैं। क्या होगा कि ये हवा में होते हैं, तो हवा से हम सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं उसके ऊपर पनप सकते हैं। तो जो पानी पिएंगे, अगर किसी पानी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे और वो पानी हम पी लेंगे, तो हम भी इन्फेक्टेड पर्सन बन जाएंगे। जो हवा, जिस हवा में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस मतलब बेसिकली पैथोजेंस जिस हवा में होंगे, अगर वो हवा हम लेंगे, ब्रीथ करेंगे, तो क्या होगा, हम इन्फेक्टेड पर्सन बन जाएंगे। ऐसा खाना जिसपे गंदे या पैथोजेंस जिसे बोलते हैं पैथोजेंस होंगे, तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे अगर हम उस खाने को खाएंगे। तो क्या होगा, या फिर किसी ऐसे इंसान से मिले जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, जो ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, या ऐसे एनिमल से मिले जो ऑलरेडी एक इन्फेक्टेड एनिमल है, तब हम बीमार पड़ सकते हैं। पैथोजेंस कैसे हमें बीमार कर सकते हैं, ऐसा खाना खाएं जो कि ऑलरेडी पैथोजन ने इन्फेक्ट कर दिया हो, ऐसा पानी पिए जो ऑलरेडी पैथोजेंस ने इन्फेक्ट करा हो, ऐसी हवा में रहे जो ऑलरेडी पैथोजेंस ने इन्फेक्ट करी हो, या ऐसे इंसान से मिले जिसके अंदर ऑलरेडी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। सो अब नीचे एक डेफिनेशन लिखी है, माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। माइक्रोबायल डिजीज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पैथोजेंस माइक्रोबायल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पैथोजेंस को क्या बोला जाता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे डिजीज जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कांटेक्ट, उन डिजीजेस को क्या बोलते हैं हम, उन डिजीजेस को बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिजीज। सिंपल भाषा में समझाती हूँ, अगर आप एक
पैथोजन से इन्फेक्टेड इंसान से मिले, जानवर से मिले। पैथोजन का मतलब समझते हैं ना, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज क्रिएट करता है, जो हमारे लिए या पौधों के लिए, एनिमल्स के लिए अच्छा नहीं है, उसको पैथोजन बोलते हैं। अब किसी इंसान को अगर पैथोजन ने इन्फेक्ट कर दिया है, अगर एक हेल्दी इंसान उस इन्फेक्टेड इंसान से मिलेगा तो बीमार पड़ेगा। अगर किसी पैथोजन ने किसी खाने को गंदा कर दिया है, तो अगर हम वो खाना खाएंगे, एक हेल्दी पर्सन उस खाने को खाएगा तो बीमार पड़ेगा। उस पानी को पिएगा जिसने पैथोजन ने गंदा कर दिया तो वो बीमार पड़ेगा। उस हवा में अगर सांस लेंगे जिसमें पैथोजन है तो हम बीमार हो जाएंगे। एज अ हेल्दी पर्सन हम बीमार हो जाएंगे। तो ये सारे डिजीजेस को क्या कहा जाता है? तो ये सारे डिजीजेस हो जाते हैं हमारे कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि हवा, पानी, खाने या फिजिकल कांटेक्ट से फैलते हैं, जो कि माइक्रोबियल डिजीज हैं, जो पैथोजन ने फैलाए हैं। उन डिजीजेस को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। आइए हम इसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं। कॉलेरा, कॉमन कोल्ड। अगर आपने सुना होगा कि जैसे एक को जुकाम होता है, मान लीजिए फैमिली में एक को जुकाम हुआ है तो सबको जुकाम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिजीज है। वो आसानी से, क्योंकि फैमिली में रह रहे हैं, अगर एक इन्फेक्ट हुआ है तो बाकी सारे भी उसके कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हुआ? बाकी सारे भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो इन डिजीजेस को क्या कहा जाता है? कम्युनिकेबल डिजीज। तो क्या है? कॉमन कोल्ड, कोल्ड आपने देखा होगा, जुकाम अगर एक को हो जाए तो बाकी सबको भी हो जाता है। चिकन पॉक्स आपने देखा होगा। ट्यूबरक्लोसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज। टीबी, टीबी के मरीजों को कहा जाता है कि 2 महीने का उनका कोर्स होता है, 6 महीने का वैसे उनका कोर्स होता है, पर 2 महीने के लिए उनको कहा जाता है कि उनको अपनी फैमिली से थोड़ा आइसोलेट होके रहना पड़ेगा। ठीक है, आइसोलेट होके रहना पड़ेगा ताकि उन तक टीबी ना पहुंचे। तो टीबी भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कोरोना, कोरोना वायरस, वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट डिजीज, जो कि आपने सुना भी होगा, न्यूज वगैरह टेलीविजन पे भी देखा होगा कि अगर घर में किसी को कोरोना हुआ है तो उसको आइसोलेट कर दें, उसको एक कमरे के अंदर बंद कर दें। तो दैट्स ऑल्सो अ कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोबायल, जिसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपकी बुक में एक टर्म दी है, कैरियर्स। देखो, कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स होते हैं जो कि पैथोजेंस के कैरियर की तरह काम करते हैं। कैरियर मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैरी करते हैं। कैसे कैरी करते हैं देखो, और इसका एग्जाम्पल क्या है? हाउस फ्लाई। बात करते हैं कैसे। मक्खी मच्छर होता है, हिंदी में समझाते हैं। मक्खी मच्छर होता है, वो गंदी जगहों पे बैठते हैं। गंदी जगहों पे क्या होते हैं? पैथोजेंस। वो पैथोजेंस उनकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है ना? मक्खी मच्छर होता है, वो क्या करता है? मच्छर की बात करें, मक्खी तो नहीं, मच्छर की बात करते हैं। वो क्या करता है? गंदी गार्बेज वगैरह पे बैठेगा, एनिमल एक्सक्रीट पे बैठेगा, ह्यूमन एक्सक्रीट पे बैठेगा, वहां होते हैं पैथोजेंस। तो वो पैथोजेंस क्या करते हैं? बड़ी चालाकी से उन जो मक्खी मच्छर होता है ना, उसकी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं। उसकी बॉडी के साथ चिपके तो वो मक्खी या मच्छर जहां भी, जो इंसेक्ट होएगा वो जहां भी बैठेगा, वो कहीं उसके बाद कहीं और भी जाके, मान लीजिए कि वो किसी अनकवर्ड फूड पे बैठा है, तो क्या होगा कि वो, अगर वो जब वो अनकवर्ड फूड पे बैठा है ना, तो वो जो पैथोजन होएगा ना, जो उसकी बॉडी के साथ स्टिक हो गया होगा उस टाइम पे, वो उस फूड में ट्रांसफर हो जाएगा। जब वो फूड कोई हेल्दी पर्सन खाएगा तो वो बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कैरियर्स का मेन काम ये होता है कि वो ऑलरेडी इंसेक्ट्स वगैरह, ऐसे इंसेक्ट्स जो गंदी जगह पे बैठते हैं, गंदी जगह पे ऑलरेडी पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस का मतलब पता है ना, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो पैथोजेंस क्या करते हैं? इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब वो इंसेक्ट किसी फूड के ऊपर बैठ जाए या किसी पानी के ऊपर बैठ जाए तो क्या होगा? पैथोजेंस उस फूड में चले जाएंगे, और जब वो फूड या वाटर या एयर किसी हेल्दी पर्सन दोबारा जब लिया जाता है तो क्या होता है? वो हेल्दी पर्सन क्या बन जाता है? इन्फेक्टेड पर्सन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज हाउस फ्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? हाउस फ्लाई। बाकी आपको अगर ये और जानना है कि कौन से बैक्टीरियाज या कौन से इंसेक्ट्स कौन से बैक्टीरिया करते हैं, उनके क्या कैरियर हैं, तो ये आपकी बुक पेज नंबर 24 टेबल 2.1 में गिवन। ऐसे डिजीज के बारे में बात, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे जो डिजीज पैदा करते हैं, किन में? एनिमल्स।
तो पहले हम डिजीज के बारे में बात करते हैं जो एनिमल्स में होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, उसका नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक ऐसा डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं, किस में, एनिमल्स में, ठीक है। ये डिजीज किस किस में होता है, ह्यूमंस में भी हो सकता है, प्लीज मार्क इट, और किस में होता है, कैटल्स में। कैटल समझते हैं ना आप, गाय भैंस वगैरह, इनमें। तो एंथ्रेक्स एक डिजीज है जो कौन पैदा करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किनमें पैदा करता है, ह्यूमंस और कैटल्स में। और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसे पैदा करता है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया पैदा करता है, ना फंजाई, ना एल्गी, ना प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया है जो एंथ्रेक्स को बनाता है। या एंथ्रेक्स एक डिजीज बनाता है, किसमें, एनिमल्स में, ठीक है। और वो ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, कैटल भी हो सकते हैं, एनिमल्स में कैटल्स और ह्यूमन बींग्स में ये एंथ्रेक्स डिजीज डालता है। अब हम बात करते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। ऐसे कौन से डिजीज है जो प्लांट्स में होते हैं और उन डिजीजेस को कौन पैदा करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या दो तीन एग्जांपल्स आपकी बुक्स में गिवन है, ठीक है। पहला डिजीज का नाम है सिट्रस कैंकर। क्या नाम है, सिट्रस कैंकर। इसे कौन मतलब यू कैन से इसे जनरेट कौन करता है, बैक्टीरिया। कौन इसे जनरेट करता है, बैक्टीरिया। डिजीज का नाम क्या है, सिट्रस कैंकर। कौन करता है, बैक्टीरिया। किस मोड के थ्रू ये प्लांट्स तक पहुंचता है, एयर के थ्रू। ये एमओटी मैंने लिखा है, इसका मतलब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो किस मोड के थ्रू ये प्लांट्स में पहुंचता है डिजीज, बैक्टीरिया के थ्रू बैक्टीरिया इसे पहुंचाता है, किस मोड के थ्रू, एयर के थ्रू। दूसरे डिजीज की बात करें, रस्ट ऑफ व्हीट, ये डिजीज का नाम है। इसको कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुंचाता है, फंजाई पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है, एयर के थ्रू, सीड्स के थ्रू। कैसे पहुंचाता है, एयर के थ्रू और सीड्स के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंथ्रेक्स ऐसा डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करता है, किनमें करता है, एनिमल्स और ह्यूमंस में। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, बैक्टीरिया। प्लांट्स की बात करें तो सिट्रस कैंकर। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, बैक्टीरिया। कैसे करता है, एयर को अपना मोड ऑफ ट्रांसमिशन बना के। सेकेंड प्लांट डिजीज की बात करते हैं तो कौन सा डिजीज है, रस्ट ऑफ व्हीट। कौन करता है, फंजाई करता है। कैसे करता है, थ्रू एयर और सीड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे फो हैं। फो का मतलब आप समझते हैं, दुश्मन है। अब हम बात करते हैं फूड पॉइजनिंग। ये एक कंसेप्ट है आपकी बुक में गिवन है, फूड पॉइजनिंग। आपको पता होगा कि जब हम कोई एक कंटामिनेटेड फूड खा लेते हैं या कंटामिनेटेड वाटर पी लेते हैं। कंटामिनेटेड कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, पैथोजेंस उसको कंटामिनेटेड बनाते हैं, या कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको कंटामिनेटेड बनाते हैं। तो जब हम किसी कंटामिनेटेड फूड को लेते हैं या कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं तो हमें होती है फूड पॉइजनिंग। आगे मैंने लिख रखा है, ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे फूड जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्पॉइल कर दिए हो, खराब कर दिए हो, जब उस फूड को हम लेते हैं तो क्या होता है, हमें हो जाता है फूड पॉइजनिंग। क्या हो जाती है, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। ये इतना ही कंसेप्ट आपकी बुक में गिवन है, इतना ही आप पढ़िए, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है फूड प्रिजर्वेशन। अब दिक्कत ये आती है कि हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड को कैसे बचाएं या वाटर को कैसे बचाएं। आपकी बुक में फूड प्रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, तो नीचे कुछ मेथड्स दिए हुए हैं कि ऐसे आप अपने घर की चीजों को बचा सकते हो, प्रिजर्व कर सकते हो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। याद रखिएगा, पैथोजेंस। तो फूड प्रिजर्वेशन का मतलब है फूड को प्रिजर्व करना। किससे प्रिजर्व करना, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज पैदा करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पॉइजनिंग करते हैं, ठीक। तो बात करते हैं मेथड्स की, फूड प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड। सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड कि कौन से केमिकल से हम अपने फूड को बचा सकते हैं। देखिए, जो एज अ नॉर्मल मदर्स वगैरह यूज करती हैं वो होता है सॉल्ट्स या एडिबल ऑयल्स। आपको पता होगा कि सॉल्ट्स वगैरह या ऑयल्स में ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पनप नहीं सकते। जैसे कि आपकी बुक में भी एग्जांपल गिवन है
रॉ मैंगोज आप लेकर आए, आप कच्चे मैंगो लेकर आए, कुछ दिन तक आपने वो खाए नहीं, क्या होगा? खराब हो जाएंगे। बट अगर आप उन्हीं मैंगोज का अचार बना लेंगे, पिकल बना लेंगे, तो क्या होगा? पिकल तो सालों साल चलता रहता है, पिकल तो सालों साल चलता रहता है। तो सालों साल चलने से क्या होता है, सालों साल चलने से क्या होता है कि उस पिकल में क्या होता है कि हम सॉल्ट यूज करते हैं, ऑयल्स यूज करते हैं, सॉल्ट्स यूज करते हैं और ऑयल्स यूज करते हैं। तो जब हम सॉल्ट्स और ऑयल यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। तो वो प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं, तो प्रिजर्वेटिव्स की तरह काम करते हैं, तो वो अचार हमारा अच्छे टाइम तक चलता है। और अगर हम केमिकल्स की बात करें कि कौन से केमिकल्स फूड प्रिजर्वेटिव में काम आते हैं, तो वो कौन से हैं? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। कौन से केमिकल्स काम आते हैं? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट। तो ये आपको समझ में आ गया कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट, नमक, जो नॉर्मल सबके घरों में होता है। वो किस चीज की प्रिजर्वेशन में काम आता है? मीट और फिशेस में। जितने भी नॉन वेज लवर्स होंगे या नॉन वेजिटेरियन फैमिली होंगे, उनको पता होगा कि मीट और फिशेस को अगर हमने लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व करना है तो उसको कॉमन सॉल्ट से मिक्सअप कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे खराब ना करे और लंबे समय तक वो चल सके। और कौन सी चीजों को हम सॉल्ट के साथ मिक्सअप कर सकते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके? मीट, फिशेस, आंवला, रॉ मैंगोज। कच्चे आमों को भी जब हम अचार की फॉर्म में करते हैं तो सॉल्ट का यूज करते हैं। जब सॉल्ट का यूज करेंगे तो वो खराब नहीं होंगे या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको अटैक नहीं करेंगे। शुगर से भी हम फूड प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। कौन सी चीजों को फूड प्रिजर्व, कौन सी चीजों ऐसी चीजें हैं जिनको हम शुगर से प्रिजर्व कर सकते हैं? जैम्स, जेलीज। जैम्स और जेलीज में भी प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, चीनी यूज की जाती है। कैसे? चीनी का मेन काम क्या करती है कि चीनी मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है। किसको कम करती है? मॉइस्चर कंटेंट को। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो वो अटैक नहीं करेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच नीचे लिखा हुआ है विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। शुगर का मेन काम क्या होता है कि वो मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है। जब वो मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है तो वो इनहिबिट कर देती है किसकी ग्रोथ को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे जैम्स और जेलीज में भी चीनी का यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अटैक ना करें। आगे आता है हमारा बाय ऑयल और विनेगर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके जनरली आपके घरों में ऑयल्स यूज किए जाते हैं ताकि आपका फूड खराब ना हो, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स। आगे बात पिकल्स पे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप कच्चे आम लेकर आए और थोड़े दिन तक आप उसे ना खाएं तो क्या होगा कि आम खराब हो जाएंगे। बट अगर आप उन्हीं आमों का अचार बना लेंगे, और उस अचार में क्या क्या यूज होता है? नमक और ऑयल। जब आप वो यूज करते हैं तो अचार लंबे समय तक चलता रहता है। चलता है ना, 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने चलता है आप लोगों के घरों में अचार। तो वो जो ऑयल और विनेगर उसमें यूज किया जाता है ना, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अटैक नहीं करने देता उसके। क्यों नहीं अटैक करने देता? क्योंकि जो बैक्टीरिया है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह ही नहीं सकता, वो नमक वाले इन्वायरमेंट में रह ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई ऑयल और विनेगर यूज किया जाता है। लास्ट प्रोसेस की या प्रिजर्वेटिव मेथड की बात करते हैं, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। गर्म और ठंडा ट्रीटमेंट दोनों देना, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर पाता। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको समझा देती हूँ। आपकी मदर दूध लेती हैं, दूध लेके वो उसको गर्म करती हैं, गर्म करने के बाद कुछ देर बाद गर्म करके उबालती हैं, उबालने के बाद उसको रखती हैं कुछ देर और फिर उसको फ्रिज में कर देती हैं। तो ये क्या हुआ? पहले हीट किया, बॉईल किया दूध को, फिर ठंडा किया, फिर उसको फ्रिज में रख दिया, बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर में रख दिया। तो ये क्या हुआ? हीट एंड कोल्ड हुआ ना, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट बिल्कुल हुआ। पहले गर्म किया, फिर उसको फ्रिज, फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर, फिर उसको फ्रिज में रख दिया, तो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट हुआ। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन में क्या होता है? हॉट मिल्क में क्या होता है कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पे होते हैं वो मर जाते हैं
और सडनली कूल डाउन एंड प्लेस्ड इट इन ए फ्रिज, उसको हम कूल डाउन होने देते हैं थोड़ा सा और फ्रिज में हम उसको रख देते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पेस्चराइजेशन। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से साइंटिस्ट ने पेस्चराइजेशन को इन्वेंट किया था या डिस्कवर किया था? तो साइंटिस्ट का नाम है लुईस पेस्चर। क्या नाम है? लुईस पेस्चर। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट टू कंसेप्ट्स की, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल की। पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मेन चीजें मैंने लिखी हैं कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया है जो इसमें मदद करता है, फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनियस प्लांट्स। ये आपने अपनी 6th और 7th की क्लास टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ा होगा कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। हमने, आपको याद होगा, हमने सॉइल फर्टिलिटी में भी पढ़ा था कि नाइट्रोजन हमारी मदद करता है सॉइल के साथ मिलकर उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। तो बेसिकली ये सारा उसी पे बेस्ड कंसेप्ट है। तो कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है? हमारी राइजोबियम। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है? राइजोबियम। ये रहता कहाँ है? ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ये हवा में प्रेजेंट नहीं होता है, ना कि वाटर में प्रेजेंट होता है, ना कि आपके फूड पे प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट कहाँ होता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स। रूट नोड्यूल्स मतलब उसकी रूट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। लेग्यूमिनियस प्लांट्स कौन से होते हैं? जो बीन्स के प्लांट्स होते हैं, पीज, मटर के जो प्लांट होता है ना, जो मटर का पौधा होता है, ये उसमें प्रेजेंट होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया उस मटर के पौधे के रूट में ये प्रेजेंट होता है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। अच्छा, ये बात हमें पता है कि नाइट्रोजन जो लिया जाता है वो एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। तो एटमॉस्फेयर में अगर हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सॉइल में वो नाइट्रोजन चला जाएगा तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो वैल्यू है क्या वो कांस्टेंट रहेगी? क्या वो उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी? तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम समझते हैं नाइट्रोजन साइकिल से। किससे समझेंगे? नाइट्रोजन साइकिल से। ये मैंने एक आपको साइकिल की फॉर्म में, आपकी बुक में भी साइकिल की फॉर्म में है, बट लेकिन मैंने बड़ा ही इजी वे में आपको समझाने के लिए ये साइकिल बनाया है। इसको ध्यान से समझिएगा। आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको सारा नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन साइकिल हम क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखिए, सॉइल फर्टिलिटी के लिए हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम नाइट्रोजन ले रहे हैं तो जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होगा उसकी वैल्यू कम या बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट कैसे रहती है, ये क्वेश्चन है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की जो वैल्यू है वो 78% रहती है। याद रखिएगा, 78% है। तो जब हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले रहे हैं तो वो कांस्टेंट कैसे रह सकती है? ये परसेंटेज तो फिर वेरी करेगी ना, मतलब हिलेगी, नीचे को जाएगी, क्योंकि हम कोई चीज उससे ले रहे हैं तो वो वैल्यू नीचे को जानी चाहिए। तो यही सब समझने के लिए कि ये वैल्यू कांस्टेंट क्यों रहती है, इसलिए हम समझेंगे नाइट्रोजन साइकिल। आइए पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर है हमारे पास, समझ में आता है, उसमें 78% नाइट्रोजन गैस। याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन गैस कैन नॉट टेक डायरेक्टली बाय प्लांट्स और एनिमल्स। ये डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स नाइट्रोजन ले तो सकते नहीं, ठीक है। एटमॉस्फेयर 78% नाइट्रोजन गैस कैन नॉट टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट और एनिमल्स, डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो कैसे ले सकते हैं? जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करती है, किसमें? सॉइल में। कौन फिक्स करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने बताया था ना, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी मदद करती है नाइट्रोजन को फिक्स करने में सॉइल में। कैसे? बाय कन्वर्टिंग इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। छोटे छोटे वो कंपाउंड बना देती है नाइट्रोजन के, पूरी पूरी गैस नहीं करती, छोटे छोटे कंपाउंड बना देती है। छोटे कंपाउंड बनाने से वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को फिक्स कर देती है सॉइल। यहां तक दोबारा पढ़ते हैं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल। देखिए, एटमॉस्फेयर है, ठीक है,
उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। डायरेक्टली तो प्लांट्स और एनिमल्स ले नहीं सकते, मैंने आपको पहले भी बताया था। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी हेल्प करती हैं कि नाइट्रोजन फिक्स हो सके सॉइल में और प्लांट्स और एनिमल्स उसको इंजॉय कर सके। तो कैसे करेंगे? जो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, उसको वो कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बना देती है और उसको सॉइल में फिक्स कर देती है। तो क्यों फिक्स करती है? ताकि इट इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स। इट इज यूटिलाइज क्यों कर सके? ताकि वो प्लांट्स सॉइल से उसको यूटिलाइज कर सके। और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? रूट्स में। कहाँ होता है? रूट्स में। हम अब आगे आते हैं। ये तो हो गई प्लांट्स की बात। एनिमल्स जो उन प्लांट्स को खाते हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो उनको भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मिल जाता है। इनडायरेक्टली तो वो खा रहे हैं उस प्लांट को, तो उनको भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड मिल जाता है। ठीक है। व्हेन प्लांट्स, अब आता है एक दूसरा कंसेप्ट आपका। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरियल फंजाई, ठीक है, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तब क्या होता है? तब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होता है कहाँ में? सॉइल में। वो क्या करता है? जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है उसको नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? ताकि प्लांट्स उसको दोबारा यूज कर सके। देखिए, जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं उनमें भी तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड गया होता है ना। प्लांट्स में रूट्स के थ्रू जाता है और एनिमल्स उन प्लांट्स को खाएंगे तो एनिमल्स में भी चल जाएगा। जब ये प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया और फंजाई प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर, वो क्या करता है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में, ताकि जो नए प्लांट्स आए वो उसको यूज कर सके। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं कि कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के कुछ पार्ट को नाइट्रोजन गैस में। ठीक है। तो क्या होता है? विच गोज इन एटमोस्फेयर, जो कि दोबारा से एटमोस्फेयर में चला जाता है। तो उससे हमें क्या होता है कि एज अ रिजल्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन रिमेन्स कांस्टेंट इन द एटमोस्फेयर। If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. यहाँ आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।